अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नर्व इम्पल्स। बच्चे, नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि बच्चे हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर ऑर्गन मौजूद होते हैं जो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट स्टिमुलस को क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन कैरी करके ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। फिर वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन कैरी करके ले जाते हैं इफेक्टर के पास, जो कि मसल होते हैं या हमारे पास ग्लैंड होते हैं। अब हम जो कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन मैसेज को कैरी करके लेके जा रहे हैं, तो बच्चे वो कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स होती क्या है बच्चे? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्विंग द केमिकल रिएक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की बात करें, देखिए हम अभी देखेंगे कि जो न्यूरॉन का जो बच्चे एक्सॉन होता है, उस एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चे, उसके अक्रॉस चार्जेस की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज अपेयर होते हैं। मीन उसका जो आउटसाइड होता है रेस्ट की कंडीशन में वो मोर पॉजिटिव होता है, इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस स्टेट के अंदर ये जो न्यूरॉन है ये इसने नर्व इम्पल्स को कैरी नहीं किया, लेकिन जब वहाँ पर कोई स्टिमुलस आएगा, कोई चेंज इन द इन्वायरमेंट आ जाएगा, तो उसकी वजह से अब नर्व इम्पल्स जनरेट होनी है। जब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी तो बच्चे इसका जो आउटसाइड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मीन ये आपको समझाने का मकसद है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं और इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के बच्चे जो वेव है ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन क्या करती है, ये ट्रैवल करती है और फिर ये उस मैसेज को कैरी करके लेके जाती है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो बच्चे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम किसे बोलते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क एंड इट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर। कि जब भी हम किसी बैरियर के अक्रॉस चार्जेस को सेपरेट बच्चे कर देते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, जैसे हम कैपेसिटर की बात करें, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, तो बच्चे आप दरमियान में कोई भी एयर है या इंसुलेटर है या स्पेस है या कोई भी हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो बच्चे अब उस बैरियर के अक्रॉस जो चार्ज जब सेपरेट होंगे तो बच्चे यहाँ पर आपको पता है ना, हम कैपेसिटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है। ये हम यहाँ पर बात करेंगे, ये वही बच्चे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम किसे बोलते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क। और बच्चे ये किस्म की एनर्जी स्टोर होती है कब? जब किसी बैरियर के अक्रॉस चार्ज क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब हम यहाँ पे न्यूरॉन के केस में बात करें तो बच्चे अब न्यूरॉन केस में वो सेपरेटिंग बैरियर क्या है, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम जो चार्जेस की बात करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। मीन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बच्चे वो सेपरेट होंगे तो उनके सेपरेशन की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और इस न्यूरॉन केस में क्योंकि अब जो बैरियर है वो सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उन चार्जेस की सेपरेशन की वजह से हम इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नर्व इम्पल्स इज़ द इंफॉर्मेशन और सिग्नल अबाउट अ स्टिमुलस। अब बच्चे वही बात कि जो स्टिमुलस आएगा उसका वो मैसेज जो है या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कैरी करके लेके जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। और वो नर्व इम्पल्स कहाँ से कहाँ बच्चे ट्रांसमिट होती है? सबसे पहले रिसेप्टर से कहाँ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाएगी, इफेक्टर के पास जाएगी। तो फिर इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर। नेक्स्ट बच्चे, फिर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब चार्जेस की सेपरेशन होगी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस द बैरियर। अब न्यूरॉन के केस में वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और चार्जेस कौन कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब जो पॉजिटिव आइंस हैं और नेगेटिव आइंस हैं वो एक्ट करते हैं एज अ चार्जेस। और चार्ज सेपरेटिंग बैरियर यहाँ पे बच्चे क्या है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन। अब बच्चे मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होते हैं बच्चे ये टू डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होते हैं, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा बच्चे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो आपको मैंने बताया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होगा कि बच्चे आउटसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। मतलब इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड
पॉजिटिव, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। और इस स्टेट के इस मतलब जब आउटसाइड पॉजिटिव होगा इनसाइड नेगेटिव होगा, तो इस स्टेट के अंदर, इस पोलराइज्ड स्टेट के अंदर जो न्यूरॉन होता है बच्चे वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। मतलब इस कंडीशन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो रेस्ट की कंडीशन में, वो किसी नर्व इम्पल्स को कैरी करके नहीं लेकर जा रहे। और बच्चे ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जनरेट क्यों होता है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन ऑन द टू साइड ऑफ द नर्व सेल मेम्ब्रेन। और बच्चे जब इस पोटेंशियल को मेजर हम करेंगे किसी भी वोल्ट मीटर के साथ, तो वो बच्चे पोटेंशियल कितना आता है बच्चे, 70 मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट विद द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। के इनसाइड क्या होगा उसका बच्चे मेम्ब्रेन का नेगेटिव, और आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं -70 मिली वोल्ट, तो बच्चे माइनस इस चीज़ की इंडिकेशन है कि उसका जो इनसाइड है वो नेगेटिव है और आउटसाइड पॉजिटिव है। आपने याद रखना है कि जब भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ हम जो भी साइन लगाते हैं, ये साइन इंडिकेट करता है कि उस मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन सा चार्ज ज़्यादा है। अब चूँकि रेस्ट की कंडीशन में मेम्ब्रेन का इनसाइड नेगेटिव है, तो हम क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव 70 मिली वोल्ट। जब हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, वहाँ पे बच्चे जब हम 50 मिली वोल्ट लिखेंगे, तो अब उसका बच्चे साइन कौन सी आ रही है, पॉजिटिव साइन आ रही है। तो मीन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में उसका इनसाइड पॉजिटिव होगा और आउटसाइड नेगेटिव होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पोटेंशियल के साथ जो साइन होगा वो किस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि उस मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन सा चार्ज है। अगर वो नेगेटिव -70 लिखा हुआ है तो माइनस मीन के मेम्ब्रेन का इनसाइड क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो मीन उसका इनसाइड क्या है, वो पॉजिटिव है। अब हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के केस में उसका इनसाइड नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हम बच्चे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं -70 मिली वोल्ट। और यहाँ पर माइनस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनसाइड क्या है, नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और बच्चे इस केस के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करके नहीं लेकर जाता। अब हम बात करें कि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बच्चे इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट इसका फैक्टर आएगा बच्चे वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन। अगर हम बच्चे बात करें, देखें अगर उस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड और इनसाइड अगर हम पोटेशियम आयन की बात करें, तो बच्चे जो पोटेशियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन वो 30 टाइम्स इनसाइड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। मीन यही हम बात करें कि अगर यहाँ पर बच्चे अगर टेबल देखें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखें जो पोटेशियम आयन है वो आउटसाइड कितने हैं, 5, इनसाइड कितने हैं, 150, मीन 30 टाइम पोटाशियम आयन जो है उनकी कंसनट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगी 30 टाइम, और आउटसाइड कम होगी। मतलब आउटसाइड की निस्बत 30 टाइम उनकी कंसनट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होगी। देखें ना, आउटसाइड अगर 5 हैं तो इनसाइड 150 हैं। सोडियम की बात करेंगे तो जो सोडियम आयन होते हैं वो इनसाइड की निस्बत आउटसाइड 10 टाइम ज़्यादा होते हैं। देखें ना, इनसाइड हैं 15 तो आउटसाइड कितने हैं, 145। तो मीन इनसाइड की निस्बत आउटसाइड सोडियम आयन 10 टाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मीन जो सोडियम आयन है उनकी हम कंसनट्रेशन की बात करें तो वो इनसाइड की निस्बत आउटसाइड 10 टाइम ज़्यादा है। पोटाशियम आयन की बात करें तो जो पोटाशियम आयन है वो इनसाइड आउटसाइड की निस्बत इनसाइड जो है वो 30 टाइम क्या होते हैं बच्चे, वो ज़्यादा मौजूद होते हैं। और बच्चे ये जो आयंस होते हैं इनको इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मूव करवाते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चे होता है कि चीज़ को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेकर जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। और यहाँ पर क्या यूज़ होती है, एटीपी यूज़ होती है। अब देखें ना, अब एक्चुअली हालांकि है क्या, ये मैं यहाँ पर ड्रा करूँ बच्चे, पोटाशियम अंदर क्या है, ज़्यादा है, पोटाशियम अंदर क्या है, ज़्यादा, बाहर क्या है, कम। लेकिन फिर भी एक्टिवली हमने पोटाशियम को इन आउटसाइड से इनसाइड मूव करवाना है। सोडियम की बात करें, सोडियम आउटसाइड ज़्यादा है और इनसाइड क्या है, कम है, तो उनको भी उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मीन इनसाइड से आउटसाइड मूव करवाना है। मीन हमने सोडियम को फर्दर इनसाइड से आउटसाइड लेकर आना है, और जो पोटाशियम है उनको आउटसाइड से इनसाइड लेकर आना है। अब अगर दो पोटाशियम आयन को अगर एक्टिवली इनवर्ड अगर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो बच्चे 3 सोडियम आयन को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें पहले हम बात करते हैं पोटाशियम इनसाइड उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है
आउटसाइड कंसनट्रेशन कम है तो हमने कम से ज़्यादा की तरफ लेकर जाना, मीन हमने उनको आउटसाइड से इनसाइड लेकर आना है। कितने लेकर आ रहे हैं? 2 पोटाशियम आयन। अब आ जाए सोडियम। सोडियम बचे आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड कम है, तो हमने मतलब कम से ज़्यादा मतलब हमने उनको इनसाइड से आउटसाइड लेकर आना है। कितने लेकर आ रहे हैं? बचे 3 सोडियम आयन। मीन जब 2 पोटाशियम आयन इनसाइड मूव करेंगे तो 3 सोडियम आयन आउटसाइड मूव करेंगे। देखें अंदर 2 आ रहे हैं, बाहर क्या जा रहे हैं? 3 जा रहे हैं। तो चूँकि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का आउटसाइड होगा वो मोर पॉजिटिव होगा और जो इनसाइड होगा वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बच्चे बताया गया सोडियम 10 टाइम इनसाइड की निस्बत आउटसाइड ज़्यादा होते हैं। पोटाशियम आउटसाइड की निस्बत इनसाइड 30 टाइम क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन की बात करें तो वो भी इनसाइड आउटसाइड की निस्बत जो है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब हमने इनको कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर जाना है। मीन सोडियम को इनसाइड से आउटसाइड, पोटाशियम आयन को आउटसाइड से इनसाइड। अगर सोडियम 3 बाहर निकलते हैं तो पोटाशियम 2 जस्ट अंदर आएंगे, जिसकी वजह से आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव हो जाएंगे। देखें ये रेस्ट की कंडीशन है, आपको बच्चे नज़र आ रहा है। ये देखें ये आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव, इनसाइड क्या है? ये नेगेटिव है। और ये एक्सोन का साथ में साइटोप्लाज्म भी दिखाया गया और ये उसकी सेल सरफेस है, सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। ये जिसके इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव, और ये रेस्ट की कंडीशन में। देखिए बच्चे अगेन यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। और उन सोडियम पोटाशियम पंप ने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना है। कैसे? कि वो सोडियम को आउटसाइड मूव करवाएंगे। ये देखिए ये सोडियम आउटसाइड जा रहे हैं और जो पोटाशियम है वो इनसाइड आ रहे हैं। और चूँकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पर ATP भी यूज़ होगी, क्योंकि उनको कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेकर जा रहे हैं। जब 3 सोडियम आयन आउटसाइड मूव करेंगे तो बचे 2 पोटाशियम आयन इनसाइड मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया। ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका इनसाइड है मेम्ब्रेन का, ये इस मेम्ब्रेन का आउटसाइड है। तो बच्चे ये जो ब्लू है इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब चीज़ को लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं। 3 सोडियम को इनसाइड से आउटसाइड लेकर आ रहे हैं और पोटाशियम को भी, क्योंकि वो इनसाइड ज़्यादा हैं, उनकी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के भी अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, मतलब आउटसाइड से इनसाइड लेके आ रहे हैं। कितने? 2। जब 2 पोटाशियम अंदर ले आएंगे तो 3 सोडियम को बाहर निकालेंगे। और ये जो आगे लिखे हुए बच्चे ये वाले सारे, यहाँ पर ये पैसिव डिफ्यूजन हो रही है, मतलब उनको हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन लेकर आ रहे हैं। हम जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ सोडियम और पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं। जब सोडियम और पोटाशियम गेट्स नहीं ओपन होना है तब सोडियम और पोटाशियम ने हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करना है। लेकिन जब हम सोडियम पोटाशियम पंप की बात करेंगे तो वो उनको लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे। बच्चे सेकंड फैक्टर है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन। अब जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन होते हैं बच्चे वो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं। तो जिसकी वजह से इन साइड, चूँकि देखिए नेगेटिव ऑर्गेनिक आयन जितने अंदर ज़्यादा होंगे तो इनसाइड तो और नेगेटिव होता जाएगा। अब वो बच्चे कौन कौन से आयन हैं? अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, RNA। तो इन आयन्स की वजह से, इन आयन नेगेटिव आयन की प्रेजेंस की वजह से उसका इनसाइड और क्या बन जाएगा? मोर नेगेटिव, और आउटसाइड पॉजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे लीकेज ऑफ द पोटाशियम आयन। पहले आप सोचें कि जो पोटाशियम थे वो बच्चे इनसाइड ज़्यादा थे, 30 टाइम इनसाइड क्या होते हैं? ज़्यादा। आउटसाइड क्या पड़े हैं बच्चे? वो कम पड़े हैं। अब होता बच्चे क्या है कि इनकी मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल प्रोटीन होती हैं जिनको हम बच्चे गेट्स भी बोलते हैं, और इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर चीज़ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करे थ्रू अ कैरियर प्रोटीन से बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने जा रही है। यहाँ पर बच्चे पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे। जब पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं तो जो पोटाशियम है वो इन साइड से आउटसाइड मूव करेगा। जब वो इन साइड से आउटसाइड आएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव होता जाएगा और इनसाइड मोर नेगेटिव होता जाएगा। और ये जो गेट्स होते हैं ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स होते हैं। जब ये ओपन होंगे तो अब हाई से लो मूव करना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही बच्चे, यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। यहाँ पर लीकेज हो रही है कि जो पोटाशियम है वो इन साइड से आउटसाइड आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन साइड और नेगेटिव होता जाएगा, आउटसाइड और पॉजिटिव होता रहेगा। और इसको हम बच्चे, और यहाँ इस कंडीशन के अंदर, रेस्ट की कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल होते हैं क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त डिस्टर्ब होगा जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। बच्चे यहाँ पर अगेन बताया गया है कि अनस्टिमुलेटेड फॉर्म में रेस्ट की स्टेट के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कितना होता है? -70 मिलीमोट, माइनस मीन इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव। और बच्चे यहाँ पर जो इनसाइड आउटसाइड, जो न्यूरॉन के इनसाइड आउटसाइड जो हम इनको जो इंडिकेट करते हैं चार्जेस को, तो बच्चे उनके साइज से इंडिकेट करते हैं। अगर सोडियम बाहर बहुत ज़्यादा है तो उनका थोड़ा सा बड़ा सोडियम डालेंगे, आउटसाइड और इनसाइड चूँकि कम है तो
छोटा Na पॉजिटिव है। इस तरह पोटाशियम वो आउट इन साइड क्या होते हैं ज़्यादा, तो बड़ा पोटाशियम उसका साइज़ ज़्यादा रखेंगे, और बाहर चूँकि वो कम है तो उनका साइज़ छोटा। मतलब उनके जो साइज़ होता है वो इंडिकेट करता है उनकी कंसनट्रेशन को। अगर मैंने पोटाशियम अंदर बड़ा डाला तो मीन पोटाशियम की कंसनट्रेशन अंदर क्या ज़्यादा है। अगर मैंने सोडियम बाहर उसका साइज़ ज़्यादा रखा है तो मीन जो सोडियम है उसकी बाहर कंसनट्रेशन क्या है वो ज़्यादा है। और बच्चे आगे दो मेन प्रोसेस हमने पढ़े हैं कि जो एक्टिव एक्सचेंज होता है बच्चे सोडियम और पोटाशियम का, दो पोटाशियम अंदर आते हैं, तीन सोडियम बाहर जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। और यहाँ पर बच्चे एटीपेज जो इंजाइम है वो एटीपी बना के देता है, और एटीपी वहाँ पर क्या होती है स्प्लिट वो यूज़ होती है, तभी तो उसको हम उसके जो ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट लेकर जाते हैं। बच्चे अगेन यहाँ पर ये देखें, ये बच्चे ये लीकेज कभी हमने जो थर्ड फैक्टर पढ़ा था बच्चे, ये लीकेज वाला है। ये देखिए ये पोटाशियम गेट से यहाँ पर सिलिएटेड डिफ्यूजन होगी, पोटाशियम इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे। ये बच्चे पढ़े हैं ऑर्गेनिक आयन जो फर्दर उसको इनसाइड नेगेटिव बना देंगे। और तीसरे बच्चे ये पंप सामने पढ़े हैं, देखिए पंप दो पोटाशियम को अंदर लेकर आ रहे हैं और तीन सोडियम को बाहर लेकर आ रहे हैं, और ये अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो पोटाशियम है वो भी अपने लो से हाई की तरफ जा रहा है, और जो सोडियम वो भी अपने लो से हाई की तरफ जा रहा है। और इस केस में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर बच्चे हम एक स्लाइड हमने आगे मूव की थी, देखें कि हमने उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मैयर कैसे करना है एक्सोन के अक्रॉस। ये नॉर्मल स्टेट है, अभी हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मैयर नहीं करने जा रहे। तो ये बच्चे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड पड़े आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि जब इसको मैयर करना है बच्चे, तो एक जो इलेक्ट्रोड है उसको एक्सोन के अंदर क्या कर देना है, उसको उसके इनसाइड पुश कर देना है। देखिए अब इस केस में बच्चे क्या होगा कि जो जो वोल्ट मीटर है बच्चे वो चूँकि अभी तक हमने उसके इलेक्ट्रोड को एक्सोन के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो वो हमें कितनी वैल्यू दे रहा है, वो ज़ीरो बच्चे मैयर कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ज़ीरो। लेकिन जब एक इलेक्ट्रोड को हम एक्सोन के इनसाइड पुश करेंगे, तब हमारे पास जो बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू शो होगी वो कितनी होगी, -70 मिली वोल्ट। यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, -70 मिली वोल्ट। जो इनसाइड की निस्बत इनसाइड जो है वो कितना बच्चे पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, -70 मिली वोल्ट। और यहाँ पर अगेन माइनस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। अब बच्चे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब बच्चे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होना है कि बच्चे इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। बच्चे ये उस वक्त होगा जब पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो इन साइड मूव करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। जब सोडियम इन साइड मूव करके जाएंगे अपनी हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो उस वक्त फिर जो इन साइड होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और इन साइड क्या आउटसाइड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसे हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड स्टेट, जैसे हम बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और बच्चे ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होता है कि जब कोई हमारे पास कोई चेंज इन द इन्वायरमेंट, कोई स्टिमुलस आएगा, तो उस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में बच्चे वो न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस वो प्रोड्यूस होती हैं। और बच्चे ये इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस हैं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होते हैं। और अगेन मतलब अगर एक पहले पोलराइज्ड स्टेट में था वो डीपोलराइज हुआ, तो अगेन कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा, और वो रेडी है अब नेक्स्ट नर्व इम्पल्स को कैरी करने के लिए। तो एक थोड़ी सी टाइम के अंदर वो नर्व इम्पल्स ऐसे जो है वो ब्रीफ पीरियड के अंदर आगे क्या करती जाएगी, मूव करती जाएगी। जिस जिस रीजन से गुजरेगी वहाँ पर वो चार्ज की जो उनका जो साइन है वो मतलब उनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती जाएगी। नॉर्मल में चूँकि वो आउटसाइड पॉजिटिव थे इनसाइड नेगेटिव थे, लेकिन जहाँ जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजरेगी वहाँ पे इनसाइड पॉजिटिव और आउटसाइड नेगेटिव। जैसे नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँची ये अगेन अपनी रेस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी पोलराइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब वो डीपोलराइज से अगेन क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। अब बच्चे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस हो, इसको हम देखते हैं, फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चे थ्रेश होल्ड स्टिमुलस। थ्रेश होल्ड बच्चे स्टिमुलस बोलते हैं कि वो मिनिमम स्टिमुलस जो रिक्वायर होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। जो इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस हैं ये उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मिनिमम जो स्टिमुलस जो रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, और उसको हम एडिक्वेट स्टिमुलस भी बोलते हैं। अब अगर उस स्टिमुलस से अगर कम हमारे पास होगा तो फिर जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, न्यूरॉन एक्साइट नहीं होंगे, न्यूरॉन के अंदर बच्चे इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस नहीं होंगी, नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब थ्रेश होल्ड और इन एडिक्वेट स्टिमुलस बोलेंगे। अब बच्चे हम बात करते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है। इसकी फर्स्ट रीज़न क्या है, इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन। अब बच्चे सोडियम आयन एक्चुअली होता क्या है कि जब वहाँ पर थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आता है, मतलब वो मिनिमम स्टिमुलस जो वहाँ पे नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, जब वो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आएगा तो बच्चे उस वक्त वहाँ पर सोडियम
जो गेट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बच्चे वो सोडियम आयन के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है। उस परमेबिलिटी की वजह से वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम जो आयन जो गेट्स होते हैं वो जब वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। मीन जो सोडियम चूँकि वो आउटसाइड ज़्यादा थे तो अब वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे, और उसके आउटसाइड इनसाइड मूव करने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले वो रेस्ट कंडीशन में -70 मिली वोल्ट था, अब वो कितना हो गया +50 मिली वोल्ट हो गया। अब बच्चे प्लस के अगेन प्लस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब इनसाइड पॉजिटिव है और आउटसाइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसे हम बोलते हैं बच्चे डीपोलराइजेशन। और इस डीपोलराइजेशन के स्टेट में इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव, और जस्ट ये मिली सेकेंड के लिए ऐसा होगा। उसके बाद जो सोडियम गेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और वो अपनी अगेन पोलराइज फॉर्म में चला जाता है। यहाँ पर बच्चे देखें, ये इसकी जो नॉर्मल रेस्ट की कंडीशन है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। अब यहाँ पर बच्चे देखें, ये स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो इनसाइड क्या हो गया, पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव। अब अगले ही टाइम के अंदर ये रीपोलराइज अपनी स्टेट में आ गया, इसने दोबारा इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव कर लिया और नर्व इम्पल्स इस डायरेक्शन में मूव कर लिया। अगले लम्हे के अंदर देखें नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आ चुके हैं। देखें इनसाइड पॉजिटिव बन चुका है, आउटसाइड नेगेटिव, तो इस नर्व इम्पल्स आगे क्या करती जाएगी, वो मूव करती जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्ट था इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। यहाँ पे नर्व इम्पल्स आई तो क्या हुआ बच्चे, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव। अब इसने अगेन आपने उस पुराने वाली रेस्ट वाले उस पोटेंशियल को इसने क्या करना है, अटेन करना है। मतलब अब इसने दोबारा किस फॉर्म में जाना है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। मतलब इसने अपनी दोबारा पोलराइज्ड स्टेट में जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। अब बच्चे रीपोलराइजेशन कैसे होनी है देखें। अब बच्चे जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो उस वक्त डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन्स होती है। अब उन डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन मीन के उसका जो इनसाइड है बच्चे वो पॉजिटिव हो गया, आउटसाइड नेगेटिव हो गया, तो उस वक्त कुछ पोटेशियम गेट्स भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं तो बच्चे जो पोटेशियम है वो इनसाइड से आउटसाइड क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे, चूँकि पोटेशियम में बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितने ज़्यादा पोटेशियम अंदर से निकल कर बाहर आते जाएंगे, जब इतने ज़्यादा पोटेशियम आयन अंदर से निकल कर बाहर आते जाएंगे तो फिर इनसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई और वो अपने ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ चली गई। भैया हाइपर पोलराइजेशन हम किसे बोलते हैं, मोर पोटेशियम आयन्स आर ऑन द आउटसाइड देन द सोडियम ऑन द इनसाइड। देखें जब सोडियम गेट्स ओपन हुए थे तो जो सोडियम था वो आउटसाइड से इनसाइड मूव हुआ, उसने अंदर जाकर उसको इनसाइड को पॉजिटिव कर दिया, आउटसाइड नेगेटिव हो गया। लेकिन हमने कहा उस वक्त पोटेशियम गेट्स भी ओपन रहते हैं। जब पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो उस वक्त जो आयन्स है बच्चे वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे। अब जिसकी वजह से दोबारा रीपोलराइजेशन होनी है, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे देखिए, हमने ये तो हमने कह दिया कि जब पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो उस वक्त जो हमारे पास रीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उस वक्त जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी जो स्पाइक होता है बच्चे वो डाउनवर्ड मूव कर रहता है, इस तरह कि अब रीपोलराइजेशन होने स्टार्ट हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जो अब रीपोलराइजेशन में होना तो ये चाहिए था कि उसने वो रेस्ट अपना जो ओरिजिनल जो लेवल था उस मतलब उधर उसका पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो रिटर्न होकर किधर आता, ओरिजिनल लेवल तक। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वो ओरिजिनल लेवल से थोड़ा और डाउन चला जाता है। मतलब जाना उसको कहाँ चाहिए था, -70 मिली वोल्ट, यही था ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन एक्चुअली वो -70 से भी और नेगेटिव चला जाता है। मतलब हम फर्ज करते हैं वो -100 मिली वोल्ट तक चला जाता है। देखिए जब एक्शन पोटेंशियल था, मतलब जब उस वो था +50 मिली वोल्ट, अब रीपोलराइजेशन हो रही है, अब उसने अपने ओरिजिनल स्टेट में जाना है। तो ओरिजिनल स्टेट में जब जाएगा तो कितना होना चाहिए था, -70। लेकिन वो -70 नहीं, वो ओवर शूट कर जाता है, वो और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है, वो रेस्ट से भी और नेगेटिव बन जाता है। रेस्ट में -70 था लेकिन अब वो -70 से भी -100 पे चला गया, इसमें बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये होती है कि जो सोडियम गेट्स हैं वो तो ओपन हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम गेट्स इतना जल्दी ओपन नहीं होते, उनको डिले हो जाता है। जब पोटेशियम गेट्स ओपन नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पोटेशियम आयन होते हैं वो आउटसाइड फ्लो करते रहते हैं, मतलब इनसाइड से आउटसाइड वो इतने ज़्यादा फ्लो आउटसाइड का जाते हैं कि इनसाइड -70 से भी नीचे चला जाता है। मतलब वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, वो मोर नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब बचे रिफ्रैक्टरी पीरियड, हम किसे बोलते हैं कि जब हमारे पास आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल
nerve fiber undergoes a period of recovery in which it regains the original ionic distribution and polarity and prepare itself for the next stimulation, and the period of recovery of nerve fiber is called the refractory. मतलब इसके अंदर वही दोबारा कि वो अपने डीपोलराइज स्टेट रीपोलराइज स्टेट में आ रहा है ताकि वो नेक्स्ट आने वाले नर्व इम्पल्स को क्या करे, उसको कैरी करने के लिए रेडी हो जाए. एंड द पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पीरियड in which the nerve fiber not able to give response to a stimulus of any strength is called the absolute refractory period. मतलब ये वो याद आता है बच्चे, थ्रेश होल्ड से अगर कम स्टिमुलस होगा तो फिर उसको ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. अब बच्चे हमने कहा, अब देखें हमने कहा कि जब वो रीपोलराइज स्टेट में गया, अब रीपोलराइज स्टेट में गया हुआ तो बस यही कि इनसाइड चलो नेगेटिव बन गया, आउटसाइड पॉजिटिव बन गया. हमने भी कहा कि ये रीपोलराइज हो गया, लेकिन ये रीपोलराइज तो हुआ है, लेकिन इस केस में उसकी आयन की जो कंसनट्रेशन है वो रेस्ट वाले से डिफरेंट है. रेस्ट वाले से कैसे डिफरेंट है कि अब चूँकि वो पोटेशियम गेट्स को क्लोज होते हुए टाइम लग गया है, तो उसकी वजह से अब पोटेशियम बाहर बहुत ज़्यादा होंगे. जितने रेस्ट पे थे ना उसके निस्बत अब पोटेशियम आयन जो है ना वो बाहर वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और इसी तरह जो सोडियम है वो इनसाइड क्या है, वो थोड़े ज़्यादा हैं. तो जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर जो उसका जो पोटेंशियल होता है ना, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो रेस्ट से भी डाउन चला जाता है. वो -70 से भी -90 100 की तरफ चला जाता है. उसमें बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है, फिर अगेन वो गेट्स बच्चे ओपन होते हैं या उनको हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट की वजह से फिर अगेन वो अपना जो रेस्ट वाला होता है उसे मेंटेन कर लेते हैं. मतलब अगेन अब वो कहाँ पे आ जाएगा, -70 मिली वोल्ट तक आ जाएगा. एंड दिस रिटर्न द मेम्ब्रेन टू इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल 70 मिली -70 मिली वोल्ट. एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 4 मिली सेकेंड. सो न्यूरॉन कैन कंडक्ट 250 इम्पल्सिस पर सेकेंड. ये देखिए इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. ये देखिए ये हमारे पास थ्रेश होल्ड था, ये डीपोलराइजेशन हो रही है, ये एक्शन पोटेंशियल है, अब रीपोलराइजेशन स्टार्ट. अब होना तो ये चाहिए था, इसको यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए था इधर आकर, कि यहाँ पर इसका हमारे पास जो है बच्चे वो -70 मिली वोल्ट पर आकर ये स्टॉप हो जाता है. लेकिन एक्चुअली हाइपर पोलराइजेशन की वजह से बच्चे जो चूँकि वो पोटाशियम गेट्स को क्लोज होते होते टाइम लग गया था, तो इसकी वजह से जो उसका पोटेंशियल था वो -70 से भी बिलो चला जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा चला जाता है. और ये देखें ये देखें ये हमारे पास, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं. और इस पीरियड के अंदर अगेंस्ट उसने अब कहाँ पे आना है, अपनी रेस्टिंग स्टेट के अंदर आना है. नेक्स्ट बच्चे हम वेलोसिटीज़ की बात करें तो बच्चे अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स इन द एक्सोन मेम्ब्रेन एंड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट आर वेरिएबल इन ह्यूमन. अगर बच्चे वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होंगे, मतलब उनके इर्द गिर्द अगर माइलिन शीट नहीं होगी, तो उस नर्व इम्पल्स की स्पीड कितनी होगी, 1 to 3 मीटर पर सेकेंड. अगर वो माइलिनेटेड होंगे, अगर उनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होगी, तो उनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 120 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि जब बच्चे माइलिन शीट होती है तो उस वक्त फिर जो जो नर्व इम्पल्स होती है वो नोड टू नोड, वो जो नोड ऑफ रेनवियर हमने कहा था, वो चूँकि नोड टू नोड नर्व इम्पल्स जंप करती है, तो इस वजह से उसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ऑलमोस्ट कितनी होती है, 120 होती है. वजह वही कि जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर साल्टेटरी कंडक्शन की वजह से जो वेलोसिटी होती है ज़्यादा होती है. तो उस वेलोसिटी ज़्यादा होने की एक और रीज़न ये भी होती है कि अगर वो माइलिनेटेड होंगे, वहाँ पर माइलिन शीट होती है जो बच्चे इंसुलेटर के तौर पर काम करती है, तो उसके इंसुलेटर के काम करने की वजह से वहाँ पे हीट लॉस नहीं होता, तो जिसकी वजह से भी कंडक्शन क्या होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. उसके बच्चे जो कंडक्शन होती है वो न्यूरॉन फाइबर के डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि उसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर नर्व इम्पल्स की कंडक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर जितना ज़्यादा होगा कंडक्शन उतनी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत क्या होती है, कम. क्योंकि रेजिस्टेंस का डायमीटर के साथ क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन है. जितना नर्व फाइबर जितना बच्चे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी. इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्स रिलेशन है. जितना क्रॉस सेक्शन एरिया उस नर्व फाइबर का जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा. मीन वहाँ पे नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी. लेकिन एक्चुअली जब देखें ये हमने साइनेप्स की बात बच्चे की थी. अगर हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, ये इसके ये डेंड्राइट है, और ये इसका बच्चे एक्सोन है. अब ये नेक्स्ट आगे स्टार्ट होने जा रहा है न्यूरॉन, ये उसके डेंड्राइट है और इसका क्या है, एक्सोन है. तो इसके एक्सोन इसके डेंड्राइट यहाँ पर बच्चे साइनेप्टिक, मैंने कहा था माइक्रोस्कोपिक स्पेस रह जाती है, हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. अब जब नर्व इम्पल्स ने ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आना, मतलब उसने इस साइनेप्स से पास करके जब दूसरे में आना, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, डिले होता है. कितना होता है, अबाउट अ मिली सेकेंड.
लॉन्गर देना। देखें लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ से देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर नर्व इम्पल्स को मूव करने में जो टाइम लगा है, अगर यही नर्व इम्पल्स इतने ही डिस्टेंस अगर किसी साइनेप्स के अलॉन्ग अगर इतने ही अगर टाइम ट्रैवल करती है ना, इतनी लेंथ में ट्रैवल करती है, तो उसको 1 मिली सेकंड का टाइम वो ज़्यादा लगेगा। दोबारा सुन ले बच्चे, अगर नॉर्मल देखें ना, अब ये नॉर्मल यहाँ एक्सोन से नर्व इम्पल्स मूव कर रही थी, लेट्स सपोज वो 1 मिलीमीटर मूव किया और उसको लेट्स सपोज 1 मिली सेकंड टाइम लगा। अब अगर जब वो गुजरने वही नर्व इम्पल्स जब वो 1 मिलीमीटर गुजरेगी, लेकिन रास्ते में क्या आ गया, साइनैप्स आ गया। जब रास्ते में साइनैप्स आ गया तो पहले वही 1 मिली सेकंड में गुजर रही थी, लेकिन अब उसको कितना टाइम लगेगा, 2 मिली सेकंड लगेगा। मतलब 1 मिली सेकंड जो टाइम है वो उसको ज़्यादा लगता है, और उसका उसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक डिले बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें रोल ऑफ लोकल सर्किट इन द साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बच्चे देखें लोकल सर्किट एक्सप्लेन करते हैं हाउ एक्शन पोटेंशियल इज़ ट्रांसमिटेड अलॉन्ग द न्यूरॉन। बेसिकली बच्चे होता क्या है कि एक्सोन के अंदर जिस पॉइंट के ऊपर एक्शन पोटेंशियल मौजूद होता है तो वहाँ पे एक लोकल सर्किट डेवलप हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो सोडियम है, द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन एट दैट पॉइंट मेक्स दैट पार्टिकुलर पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज एंड हाउएवर रीजन्स अराउंड द पॉइंट्स आर स्टिल नेगेटिवली चार्ज। बच्चे देखें यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल था, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मली क्या था, नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। हमने कहा एक्शन पोटेंशियल इस रीजन के अंदर है, मीन इसका इनसाइड नेगेटिव है और इसका आउटसाइड क्या है, नेगेटिव है। अब चूँकि सोडियम इनसाइड मूव कर गए थे, उन्होंने इनसाइड को पॉजिटिव बना दिया था, लेकिन उसके अगर ये वाले हम सारे अगर नियर बाई रीजन देखें तो बच्चे वो भी नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, एंड दीज आर अट्रैक्टेड टू दिस नेगेटिवली चार्ज रीजन, हैंस सेटिंग अप अ लोकल सर्किट एट दोज रीजन एंड दिस सर्किट देन ओपन। और बच्चे ये जो सर्किट होते हैं ये फिर किसको ओपन करेंगे, सोडियम चैनल को ओपन करेंगे। जब ये साथ वाले इलाके में सोडियम चैनल को ओपन करेंगे तो अगेन बच्चे वही कि जो सोडियम आयन है वो इनसाइड मूव करेंगे और वहाँ पर फिर क्या बन जाएगा, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव। तो नर्व इम्पल्स वो थोड़ी आगे क्या कर रही है, वो ट्रैवल कर रही है। तो इस तरह ये नर्व इम्पल्स इन लोकल सर्किट की वजह से जो नर्व इम्पल्स होती है आगे क्या करती रहती है, वो ट्रैवल करती रहती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे माइलिनेटेड एक्सोन की बात करें तो उनके ऊपर वो नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, तो उन नोड्स ऑफ रेनवियर में भी क्या बनते हैं, लोकल सर्किट बनते हैं, और उसकी वजह से वो जो करंट होता है वो आगे क्या करता है, वो फ्लो करता है। तो मीन वहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो नोड टू नोड क्या करता है, वो जंप करके रहता है। और वहाँ पर बच्चे जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 120 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये देखें ये करंट फ्लो बताया गया, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर लोकल सर्किट्स बनते हैं। नेक्स्ट बच्चे टाइप्स ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक कॉन्टीन्यूस इम्पल्स होती है और एक हमारे पास साल्टेटरी इम्पल्स होती है। बच्चे अगर अगर हमारे पास वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर होगा, मीन अगर उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होगी, तो फिर सोडियम और पोटेशियम आयन जब हम ब्रेन के अक्रॉस मूव करते रहेंगे उसकी इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल फ्लोज एज अ वेव, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस इम्पल्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसके गिर बच्चे माइलिन शीट होगी, वहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवियर होंगे, और चूँकि जो माइलिन शीट होती है वो सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, तो वहाँ पर कोई आयन एक्सचेंज नहीं होगा, कोई डीपोलराइजेशन नहीं होगी। डीपोलराइजेशन या आयनिक एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होगा, नोड ऑफ रेनवियर, क्योंकि नोड ऑफ जो रेनवियर जो पॉइंट होता है वहाँ पे देखना ये माइलिन शीट, ये सारे ये श्वान सेल इनके इर्द गिर्द माइलिन शीट है, लेकिन ये वाला जो रीजन बना रहा हूँ मुझे ये नॉन माइलिनेटेड है। यहाँ पर जो आयन का एक्सचेंज होगा लेकिन इन रीजन के अंदर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा। और यहीं पर बच्चे वो आयन के एक्सचेंज की वजह से डीपोलराइजेशन होगी, फिर जो नर्व इम्पल्स है वो नोड टू नोड क्या करेगी, जंप करेगी, उसे हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, और उस इम्पल्स को क्या बोलते हैं, साल्टेटरी इम्पल्स, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।